दैट्स ग्रेट। ये सिक्के और घड़े बहुत प्राचीन काल के हैं। तुम नहीं जानते दिनेश कि हमने कितनी बड़ी खोज की है। इन सिक्कों की कीमत आज की तारीख में अरबों में होगी, अरबों में। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी मंगाओ और खजाने को सुरक्षित हिंदुस्तान म्यूजियम ले चलो। ओके सर। उत्तम जी, ऊपर से ऑर्डर आया है कि खुदाई में मिले सामानों का उद्घाटन कल आपके हाथों से ही होना चाहिए। सब खाली है? हेलो पुलिस। ना ही ताला तोड़ा गया है और ना ही ताले से कोई छेड़खानी की गई है। इसका मतलब ये है कि ये कारनामा म्यूजियम के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। आप यहाँ क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, सतीश सिंह। तो सतीश जी, आप बता सकते हैं कि ये कैसे हो गया? आप तो इंचार्ज हैं, मतलब कैसी सिक्योरिटी है? कहीं इन सबके पीछे आपका हाथ तो नहीं? सर, कैसी बात कर रहे हैं? मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं खुद हैरान हूँ ये कैसे हो गया। तुम बताओ, खुदाई से मिला सामान अंदर रखने के बाद कोई अंदर आया था या कोई बाहर गया हो? जी सर, खुदाई में मिला सामान कल 5 बजे लाया गया था। फिर 6 बजे म्यूजियम बंद हो गया था। सब लोग चले गए थे, लेकिन 7 बजे सतीश जी और उत्तम जी दोबारा अंदर गए थे। सर, इनके आने तक सीसीटीवी भी ठीक था, लेकिन जाने के बाद सब खराब हो गया था। कामिनी जी, आप चेक करके आइए। यस सर। हाँ तो सतीश जी, जो गार्ड ने कहा इस बारे में आपका क्या कहना है? जो सच है वही कहेंगे सर। गार्ड ने सही बताया है आपको। दरअसल मेरा मोबाइल अंदर छूट गया था तो मैं उसे ही लेने आया था। मोबाइल आपका छूटा है तो उत्तम जी क्यों आए थे आपके साथ? क्योंकि इस म्यूजियम की एक चाबी मेरे पास और दूसरी चाबी इनके पास रहती है, इसलिए जब तक दोनों चाबी लगाई नहीं जाती म्यूजियम का दरवाजा नहीं खुलता इंस्पेक्टर। इसलिए मुझे भी आना पड़ा। सर, सीसीटीवी फुटेज में सतीश जी और उत्तम जी के सिवाय दोबारा कोई ना तो आया ना तो गया, लेकिन इनके जाने के बाद की फुटेज नहीं है। आई थिंक सीसीटीवी खराब हो गया था, जैसे कि गार्ड ने बताया। देखिए उत्तम जी और सतीश जी, परिस्थिति के हिसाब से मेरा शक अभी तक केवल आप दोनों पर ही है। सच स्वीकार कर लेंगे तो कम से कम सजा होगी, वरना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अगर उस बहुमूल्य धरोहर को मुझे ही चुराना होता तो मैं खुदाई के बाद उन सिक्कों को यहाँ क्यों लेकर आता? और सर, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि मैं 25 साल से पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रहा हूँ। आज तक मेरी ईमानदारी पर एक भी दाग नहीं लगा है और आप बिना किसी सबूत के मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। उत्तम जी, ये सारा सामान आपकी निगरानी में यहाँ आया था? जी नहीं, मेरे असिस्टेंट दिनेश की निगरानी में आया था। दिनेश आप है ना? जी। तो शुरू हो जाइए जो भी आपको पता है। सर, मेरी निगरानी में सामान आया जरूर था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं कि सिक्के कैसे और कहाँ गायब हुए हैं। उत्तम जी, खुदाई में सिक्कों के अलावा और क्या क्या मिला था? सर, इन घड़ों के अलावा खुदाई में एक और बड़ा घड़ा मिला था। ये बेशक खाली था, लेकिन प्राचीन होने की वजह से इसकी खोज भी एक उपलब्धि है हमारे लिए। उत्तम जी, सतीश जी, चोर पहले से ही अंदर था। क्या? पहले से? ये कैसे हो सकता है? हो कैसे सकता है नहीं उत्तम जी, यही हुआ है। उस चोर की हाइट 4 फुट से कम थी जो इसके अंदर छुपा था। म्यूजियम के बंद होते ही वो बाहर आया, उसने अपना काम किया और रात सुबह जब म्यूजियम खुला तो वो भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से सारे सिक्के लेकर निकल गए। लेकिन सर, हम उस छोटी हाइट वाले चोर को ढूंढेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ। हमारे पास उस चोर की फोटो है।
कामिनी, पता करो इस चोर के बारे में। सर, छोटी हाइट वाले चोर का पता चल गया। नाम गुड्डू छतरी है और सट्टा गली खोली नंबर 12/2 में रहता है। ये तो वही ऑयल है ना जो उस दिन म्यूजियम में उत्तम जी लगा रहे थे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, क्या पियेंगे, चाय या कॉफी? उत्तम जी, हम यहाँ चाय कॉफी पीने नहीं आए हैं, बल्कि ये बताने आए हैं कि जिसने चोरी की थी उसका खून हो चुका है। और जिससे चोरी करवाई है उसने गुड्डू को इसलिए मारा है ताकि हम उस तक ना पहुंच पाए। वैसे आप ये ऑयल कब से लगा रहे हैं सर? बहुत साल हो गए। ये दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ही ऑयल मरने वाले गुड्डू के हाथ पर भी लगा था। आपको मुझ पर शक है, लेकिन इंस्पेक्टर मैं आपको बता दूं कि जो इंसान अपना बाजू सही से नहीं हिला सकता वो किसी का खून भला कैसे कर सकता है। एक बात और, कल आपके म्यूजियम से जाने के 1 घंटे बाद मैं दिल्ली चला गया था। म्यूजियम की चोरी की इंक्वायरी बैठी थी और आज सुबह ही आया हूँ। क्या करूं, शक करने की आदत है, पर कोई नहीं, मुजरिम को हम बहुत जल्द पकड़ लेंगे। दिनेश, मैं स्टार्ट करने में मदद करूं? दिनेश, तुम्हें कहीं चोट लगी है क्या? नहीं सर। क्यों? फिर तुम्हारी बाइक के हैंडल पर यह दर्द वाली ऑयल कैसे लगी? वो उत्तम सर की मालिश की थी तो हाथ धोना भूल गया था। मैं हाथ धोकर आता हूँ। हाथ बाद में धोना, पहले मैं जो पूछूंगा उसका जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरा धो डालूंगा, वो भी बिना साबुन के। गुड्डू को क्यों मारा? क्यों मारा? बोल। सर मारी मत, सर मारी मत। मैं बताता हूँ सर। सर, मुझे जैसे ही पता चला कि सिक्कों की कीमत अरबों में है तो मुझे लालच आ गया और मैंने ये सब प्लान कर लिया। और मैं गुड्डू को पहले से ही जानता था, तो मैंने ही उससे सिक्के चुराने के लिए कहा था और 5 लाख में डील डन कर दी थी। लेकिन बदकिस्मती से उसे उन सिक्कों की कीमत का पता चल गया और वो आधे पैसे मांगने लगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सिक्कों को देने से मना कर दिया और फिर मुझे मजबूरी में उसे मारना पड़ा सर। लालच इंसान को अंधा ही नहीं खूनी भी बना देता है। अब जिंदगी भर सड़ना तुम जेल में, लगाते रहना मत तेल। हेलो पुलिस। मरने वाले का नाम दिनेश गुप्ता था और ये रोहताश कंपनी में काम करता था। सर, मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा किसी ने भी गोली मारने वाले को नहीं देखा। और जिसने फोन करके इस घटना की जानकारी दी उसने क्या कहा? सर, उसने बताया कि 2 लोग थे, लेकिन चेहरा ढका होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं सके। एक आदमी ने लाल रुमाल से अपना चेहरा ढक रखा था और दूसरे ने काले से। एक नजर में वो बस इतना ही समझ पाया कि लाल रुमाल वाला आदमी हट्टा कट्टा और लंबा था और काले रुमाल वाला आदमी एवरेज हाइट का था। एक काम करो, यहाँ आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं सबके फुटेज कलेक्ट कर लो, शायद लाल और काले रुमाल वालों की कोई और भी क्लू मिल जाए। राजेश जी, आपको तो पता ही होगा कि दिनेश का कत्ल हो गया है। यस सर, वो हमारी ही कंपनी का कलेक्शन एजेंट था। क्या दिनेश का किसी से कोई विवाद था? ऑफिस में तो किसी से नहीं था, बाकी सर हमारे काम में कलेक्शन को लेकर कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कल दिनेश किससे कलेक्शन लेने गया था? सॉरी मैम, ये पता नहीं है। पता नहीं है से क्या मतलब आपका?
मैम, कलेक्शन एजेंट्स के पास रिकवरी की एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के हिसाब से जो उसे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लोकेशन लगती है वो वहां चला जाता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमें क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन में ही मिलती है। अनफॉर्चुनेटली दिनेश की क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन आने से पहले ही उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, इसलिए हमें नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ गया था कल। लिस्ट कहाँ है? कामिनी जी, लिस्ट के सारे लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाइए। आप सब जा सकते हैं। सर ये तो शॉकिंग है। दिनेश ने मरने से पहले सक्सेना, गुप्ता और शर्मा से 3 लाख का कलेक्शन किया था। इसका मतलब यू आर राइट कामिनी जी, ये कत्ल पैसों के लिए ही हुआ है। लेकिन सर, लुटेरों को कैसे पता चला कि दिनेश के पास इतने पैसे हैं? यही सवाल है कामिनी जी। एनीवे, वो सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? आपकी टेबल पर है। सर, वारदात के बाद दोनों साथ में भागे थे, लेकिन आगे जाकर एक आदमी तो गायब ही हो गया। किसी भी फुटेज में नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ कामिनी जी? दूसरा तो दिख गया। ये देखो, लाल रुमाल, हट्टा कट्टा, लंबा आदमी, ई रिक्शा पर। हाँ सर, ये तो वही है। अब जल्द ही ये हमारे शिकंजे में होगा कामिनी जी। हाँ हाँ साहब, मैं जानता हूँ, ये लखन भैया हैं। पक्का ये वही है? हाँ हाँ साहब, ये जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तक मैं इन्हें रोज छोड़ता हूँ। कंपनी कहाँ है? लखन नाम का आदमी यहाँ काम करता है, थोड़ा हट्टा कट्टा है। हाँ सर, यही काम करता है, पर एक हफ्ते से लखन और उसका दोस्त जीतू दोनों अपने गांव खंडवा गए हैं। उनका कोई फोन नंबर, कोई फोटो है? फोन नंबर तो नहीं है सर, दरअसल वो दोनों फोन यूज ही नहीं करते, लेकिन फोटो है मेरे पास। कामिनी जी दोनों बहुत होशियार हैं, कोई उन्हें ट्रेस ना कर पाए इसलिए फोन यूज नहीं करते। लेकिन उनको पता नहीं है, राठौर से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सर, लखन जीतू अगर गांव नहीं आए तो दोनों गए कहाँ? बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम। माफ करना साहब। सलाम साहब, मैं रघु साहब। सब मैंने पी नहीं है, वो तो मेरे दोस्त लखन और जीतू बड़े शहर से आए तो थोड़ी पी ली, कसम से साहब। लखन और जीतू? हाँ साहब, लखन और जीतू मेरे यार, जाने जिगर, दुखों के साथी, मेरे हम प्याले, मेरे हम प्याले। अरे वाह, ऐसा है तो हमें भी मिलवा दो उनसे, 2 घूंट हम भी मार लें आपके प्याले ख्यालों के साथ। साहब, बेबड़ों का तो एक ही ठिकाना, 24 घंटों में जब मौका मिले लगा दो ठेके का निशाना। वही मिलेंगे साहब। और ये वही जगह कहाँ है रघु जी? कितना मीठा बोलती हैं आप। सुनिए, ये लखन और जीतू जब भी शहर से कमाकर लौटते हैं तो अपने गांव के घर में घुसने से पहले 15-20 दिन अंग्रेजी शराब के ठेके पर ही दिखते हैं। जब ठेके पर नहीं होते तो जाने कहाँ मौज करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो ये ठेका कहाँ मिलेगा?
इसी रोड पर सीधा 3 किलोमीटर आगे जाइए साहब, मिल जाएगा। ओके, थैंक यू रघु जी। साहब बुरा ना माने तो उन्हें एक हाथ पर चकना पैक करके लाने के लिए कह देना। ठीक है, बोल दूंगा रघु जी। आप कितने अच्छे वाले साहब हैं। जय साहब, बरसात के मौसम में बनाएंगे आलम में। जिंदगी हो तो ऐसी, एकदम मस्त, नो टेंशन। क्यों कामिनी जी? यस सर। तो चलिए, अंग्रेजी शराब का ठेका इंतजार कर रहा है हमारा। सर दोपहर से शाम हो गई है, 10 से 15 कप चाय पी चुके हैं। इन दोनों के चक्कर में हमारा शुगर ना बढ़ जाए कहीं। अगर आप चाय से उकता रही हैं तो ठेका सामने है, 2 घुट मार लीजिए। अरे सर कमाल करते हैं आप भी। सरकारी नौकरी है, ड्यूटी पर हूँ। ठीक है, तो ड्यूटी के बाद ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं शराब नहीं पीती। पीती नहीं हो तो जीती कैसे हो? ये चाय पीकर। सर वो दोनों आ गए। कौन है बे? बे नहीं बाप, इंस्पेक्टर राठौड़। अब जल्दी से बको, तुम दोनों ने दिनेश को क्यों मारा? किसके कहने पर मारा, बोलो। हमने उसे किसी के कहने पर नहीं मारा साहब। उसकी किस्मत खराब थी जो उस दिन वो हमारे हाथ लग गया। हम तो उससे बस उसका बैग छीनना चाहते थे, पर बहुत दम था उसमें। वो हम पर भारी पड़ने लगा तो गोली चल गई। तुमने चंद पैसों के लिए बिना किसी हिचक के एक मासूम की जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारे इस अपराध की सजा तुम्हारी जिंदगी छीनेगी तुम दोनों से। फांसी होगी तुम दोनों को, फांसी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे क्रिमिनल ने नेहा को मारने की कोशिश की थी। अब आगे। उन लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहा तो। तुम सच बताओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस ये बताओ कि 2 दिन पहले आखिर हुआ क्या था। 2 दिन पहले मैं केबीसी एक्टर हायर ऑफिस में गई थी अपनी प्रोफाइल देने के लिए, ताकि वो मुझे हेल्प करे मूवी में रोल दिलवाने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखकर मुझे मना कर दिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। तभी वहाँ एक आदमी आया जिसने टोपी पहनी थी और उसके लंबे बाल और दाढ़ी थी। उसने मुझे कहा कि एक मूवी के लिए कास्ट हायर हो रही है और उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें एड्रेस था। मैं अगले ही दिन रेडी होकर उस स्टूडियो में गई और मैंने वहाँ बस चाय पी और उसके बाद अचानक ही मुझे नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को किसी की कार में पाया और उस आदमी ने मास्क लगाया हुआ था। उसने मुझसे कहा कि हीरोइन बनना है तो तुम्हें उनके हर क्लाइंट को खुश करना होगा और जब जब भी वो मुझे बुलाएंगे मुझे जाना होगा, वरना वो मेरी अश्लील तस्वीरें और वीडियो मेरे परिवार वालों को भेज देंगे। मैं क्या करती? मुझे यही सही लगा कि मुझे मर जाना चाहिए। नहीं, तुम थोड़ी हिम्मत रखो, हम उन लोगों को सजा जरूर दिलवाएंगे। तो ये कास्टिंग काउच का मामला है। न जाने कितनी ही लड़कियां इसका शिकार बनती हैं। नेहा, ये बताओ, तुम्हें उस कार या इंसान के बारे में कुछ भी याद है? कोई भी छोटी से छोटी बात? हाँ, बस इतना ही कि उस कार के पीछे एक रोज का टैटू जैसा कुछ बना हुआ है और जो आदमी मुझे धमकी दे रहा था उस आदमी की उंगली पर भी रोज का टैटू बना हुआ था। हो ना हो ये सभी लोग किसी ग्रुप का हिस्सा हैं जो इस तरह के क्राइम को अंजाम देते हैं। नेहा, तुम हमें उस ऑफिस का एड्रेस दो जिन्होंने तुम्हें रिजेक्ट किया था। नेहा एड्रेस दे देती है। उसके बाद राठौर और कामिनी दोनों उस ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचकर राठौर की नजर सामने लगी एक बड़ी सी दीवार पर जाती है जहां राठौर को सुमन की फोटो भी लगी हुई दिखाई देती है। ये तो सुमन की फोटो है ना? हो ना हो,
सुमन का भी नाता इस केस से जुड़ा हुआ है। तभी वहां ऑफिस का मालिक आ जाता है। एक दिन आप दोनों की फोटो भी यहाँ लगी होगी। ये मेरे बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और आज तरक्की कर रहे हैं। तो बताइए, आप दोनों को भी हीरो हीरोइन बनना है क्या? तो हम बना देंगे। तब कामिनी नेहा की फोटो दिखाकर कहती है, नहीं, जो पूछा जाए बस उसका जवाब दो। क्या इस लड़की को तुम जानते हो? देखा है यहाँ इसे? हाँ, मेरे ऑफिस आई थी। मैंने मना कर दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा यहाँ। एक्टिंग छोड़कर कुछ और काम कर लो, बस इतना ही। उसके बाद वो चली गई थी। हर रोज का ही है। अब अगर बिना टैलेंट वाले लोग आ जाएंगे तो क्या हम हर किसी को उठाकर हीरो हीरोइन थोड़ी ना बना देंगे? टैलेंट भी तो कोई चीज होती है ना। राठौर देखता है कि कुणाल के हाथ में भी रोज का टैटू बना हुआ है। सर, ये कुणाल भी उसी ग्रुप का हिस्सा है। इसके हाथ पे भी वही टैटू है। जी कामिनी जी, ये कोई बहुत बड़ा जाल है। इसकी तह तक जाना होगा। राठौर बाहर आ जाता है और राठौर देखता है कि सामने चाय वाला उसे ही देख रहा होता है। राठौर चाय वाले के पास जाता है और नेहा के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। और तभी राठौर देखता है कि चाय वाला लगातार एक आदमी को इशारा कर रहा होता है। जब राठौर उस आदमी को देखता है, सर, ये आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा नेहा ने बताया था, टोपी और लंबे बाल दाढ़ी वाला। तभी वो आदमी वहां से भागने लगता है। दोनों उस आदमी का पीछा करते हैं। वो भागते हुए गलियों में चला जाता है और अचानक ही किसी के घर में घुस जाता है। सर, कहाँ गायब हो गया? न जाने किस घर में घुसा है। राठौर तीनों घरों को ठीक से देखता है और समझ जाता है कि वो आदमी किस घर में छिपा हुआ है। और तीसरे वाले घर का ताला तोड़कर राठौर उस आदमी को पकड़ लेता है। सर, आपको कैसे पता था ये आदमी इस घर में आया था? कामिनी जी, पहले घर में गेट पर ताला लगा हुआ था और सभी खिड़कियां बंद थी, तो इतनी जल्दी वो इस घर में तो नहीं जाता। वहीं दूसरे घर के बाहर लोगों के जूते और चप्पल थे, यानी उस घर में लोग थे, इसलिए उस घर में भी नहीं गया। लेकिन इस घर के गेट पे तो ताला लगा हुआ था, तो ये अंदर कैसे आया? कामिनी जी, ये खिड़की से अंदर आया। खिड़की खुली ही थी और अंदर आने के बाद इसने जल्दी से उसे बंद भी कर दिया। सर, आप तो सच में कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। तभी राठौर उस आदमी को पकड़कर उठाता है। तब उन्हें पता चलता है कि उसने नकली बाल और दाढ़ी लगाई हुई थी और ये वो चाय वाला है जो डायरेक्टर के स्टूडियो के बाहर था। ये सब क्या चल रहा है? सब सच बता। मैं सब सच बता दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। मैंने ये सब पैसों के लिए किया। पहले अपना मुंह खोल और सब सच बोल। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। मेरे और मेरे भाई के पास तो बस एक पार्सल आता था जिसमें एक लड़की का नाम और फोटो, पैसा और एक पता होता था जो मुझे उसी लड़की को देना होता था। बाकी मुझे नहीं पता उसके बाद उन लड़कियों के साथ क्या होता है। राठौर दोनों चाय वालों को पकड़ लेता है। कामिनी, अब क्या करना है आपको मालूम है ना? जी, अभी करती हूँ। कामिनी, प्रमोद और कुणाल नेहा और प्रिया को कॉल करके बुलाते हैं। क्या हुआ सर? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हमारा यहाँ क्या काम है? बताते हैं, रुके तो। आप लोगों को पता है कास्टिंग काउच के बारे में? मैडम, अब ऐसा कहाँ होता है? और वैसे भी हम लोग तो शरीफ लोग हैं, हमें इन सब से क्या मतलब? अच्छा, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं कि नेहा जो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है, उसे भी कास्टिंग काउच के जाल में फंसाया गया है। और इन सब में आप दोनों के ऑफिस के बाहर चाय वाले शामिल हैं। क्या सच में? आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, सजा तो मिलेगी, लेकिन वो असली क्रिमिनल नहीं है। वो तो बस एक मोहरा थे। असली क्रिमिनल तो आप हैं। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? राठौर कुणाल का हाथ पकड़कर उसके हाथ पर लगी पट्टी को हटा देता है। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? दर्द हो रहा है मुझे, चोट लगी है मुझे। लेकिन जैसे ही पट्टी हटती है,
वहां कोई चोट नहीं थी। तब राठौर चाय वालों को बुलाता है और उनका टैटू वाला हाथ दिखाता है। जी साहब, यही है वो आदमी जो हमें लेटर देने आया करता था। हमेशा खुद को कवर करके आता था, बस इसका यही हाथ दिखाई देता था। यही है वो। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। तभी और पुलिस वाले आकर कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है साहब, आपका मुजरिम मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नेहा, जाओ जरा प्रमोद जी की कार तो देख कर आओ। नेहा बाहर जाकर प्रमोद की कार देखकर आती है और कहती है, सर, ये वही कार है। क्या बोल रही है ये लड़की? कौन सी कार की बात हो रही है? प्रमोद जी अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सच बता दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो यहाँ से। तभी राठौर प्रमोद के हाथ से उसकी रिंग्स हटा देता है, जिसकी वजह से उसके फिंगर पर बना रोज का टैटू भी दिख जाता है। सर, ये वही आदमी है जिसने मुझे धमकाया था। अब सच बोलोगे या मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ, सब कुछ मैंने और कुणाल ने मिलकर किया। हम ऐसी लड़कियों को अपना शिकार बनाते थे जो शहर में हीरोइन बनने आई हो, और उनको किडनैप कर उन्हें ब्लैकमेल करके अपना काम पूरा करवाया करते थे, और काम निकल जाने के बाद उनका वीडियो अपलोड करके पैसे कमाते थे। इसे उठाकर जेल में डाल दो। नेहा और प्रिया भी राठौर को थैंक यू कहती हैं और चली जाती हैं। सर, आपको मालूम कैसे हुआ कि प्रमोद भी इन सब में मिला हुआ है? जब हम उसके स्टूडियो गए थे तो मैंने उसकी कार देखी थी और उसके हाथ में वो बड़ी बड़ी रिंग्स भी देखी थी जो उसने जानबूझकर कुछ छुपाने के लिए पहनी हुई थी, और उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से शक तो था ही प्रमोद पर, इसलिए सारे प्रूफ्स मिलते ही वो पकड़ा गया। सर, आप तो कमाल हैं। अरे कामिनी जी, अपना तो बस ऐसा ही है। रात के तकरीबन 2 बजे थे। संजय अपने कमरे में आराम से सो रहा था। तभी उसके मोबाइल पर नरेंद्र का कॉल आता है। संजय, संजय, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। संजय, मुझे अभी सेंटर 1 के पास आकर मिलो, और वो बैग। इतना कहते ही कॉल कट हो गया। संजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना मोबाइल लिया और सेंटर 1 के लिए निकल गया। संजय बहुत देर तक वहां नरेंद्र का इंतजार करता रहा। बहुत देर इंतजार करने के बाद नरेंद्र वहां नहीं आया। संजय ने कॉल ट्राई किया पर फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये नरेंद्र भी ना खुद चैन से रहता है, ना मुझे रहने देता है। अगले दिन एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आप संजय बात कर रहे हैं? जी हाँ, बोलिए। आप जल्द से जल्द नरेंद्र के घर आ जाइए। क्यों सर, क्या हो गया? और नरेंद्र कहाँ है? तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस नरेंद्र के घर आ जाओ। संजय बिना वक्त गवाए नरेंद्र के घर पहुंचा। अपने सामने नरेंद्र की लाश देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने नरेंद्र की लाश पड़ी थी। मिस्टर संजय, क्या आप नरेंद्र के दोस्त हैं? जी हाँ, पर ये सब कब हुआ और कैसे हुआ? कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। फिलहाल आप हमें ये बताएं कि नरेंद्र ने आपको कॉल क्यों किया था? लास्ट कॉल आप ही का है। संजय ने सारी बात इंस्पेक्टर राठौर को बताई। उसके बाद नरेंद्र की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इंस्पेक्टर राठौर इस केस की पूरी छानबीन कर रहे थे। 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसे देखने के बाद इंस्पेक्टर राठौर सीधे संजय के पास गया। कुछ देर उससे बात करने के बाद इंस्पेक्टर राठौर वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है सर, किसने किया होगा नरेंद्र का खून, और क्यों? खूनी बहुत शातिर है सर, ना घर में कोई तोड़ फोड़ और ना ही चोरी। कामिनी, ये केस ऊपर से जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। ऐसी कोई तो कड़ी है जो हमारी नजर से छूट रही है। क्या सर? एक बात तो साफ है कामिनी,
खूनी सिर्फ खून करने के लिए वहां नहीं आया था, जरूर उसे कुछ ना कुछ चाहिए था। इंस्पेक्टर राठौर ने नरेंद्र की कॉल हिस्ट्री निकाली, उसके पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड चेक किया। वो कहां गया था, कौन से रेस्टोरेंट पे रुका था, किससे मिला था। सर, ऐसा तो नहीं कि संजय ने ही नरेंद्र का खून किया हो और हमें गुमराह करने के लिए कोई कहानी बता रहा हो? होने को तो बहुत कुछ हो सकता है कामिनी, लेकिन कानून सबूत मांगता है और हमें खूनी को सबूत के साथ पकड़ना होगा। एक रेस्टोरेंट से बाहर आते वक्त वो एक अनजान इंसान से टकराया। वो सॉरी बोलकर वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राठौर के हाथ केस से जुड़ा कोई सबूत नहीं आ रहा था। कुछ दिन बाद कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर नरेंद्र के घर गए। नरेंद्र के कमरे में दोनों जैसे ही गए तो संजय वहां पहले से ही मौजूद था। उन्हें वहां देख संजय घबरा गया। क्या बात है मिस्टर संजय, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है हमसे ज्यादा तो आप इस केस में इंटरेस्टेड हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है, आप ही बताइए। संजय ने बताया कि उसने नरेंद्र का खून होने से पहले उसे 2 लाख रुपए दिए थे। उसे लगा कि वो पैसे उसने घर में ही कहीं रखे होंगे, इसीलिए वो ढूंढने के लिए वहां आया था। इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को वार्न किया कि वो नरेंद्र के घर के आसपास नहीं आएगा और जब तक केस खत्म नहीं होता वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर राठौर एक चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे, तभी कामिनी का कॉल आता है। हाँ बोलो कामिनी। सर, आप कहाँ हो? केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? हाँ कामिनी, इन्फॉर्मेशन तो मिली है। नरेंद्र ने अपने घर में कोई बहुत कीमती चीज छुपा रखी है। हम कल सुबह ही वहां जाएंगे और चेक करेंगे। आज रात को एक जरूरी काम से मुझे बाहर जाना है। ओके कामिनी। ओके सर। इंस्पेक्टर राठौर वहां से चले गए। उस रात को तकरीबन 1 बजे एक आदमी नरेंद्र के घर में घुसा। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, मुंह ढका हुआ था। वो नरेंद्र के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, तभी लाइट जली। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी भी वहीं थे। उस आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर कामिनी ने उसे पकड़ लिया। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम सुंदर है और वो एक छोटा मोटा गुंडा है। चोरी करना, किडनैप करना, किसी को धमकी देना, यही सारे काम वो करता है। तभी उसके मोबाइल पर बिल्लू का कॉल आया। फोन उठा और अपने साथी को बोल कि तुझे डायमंड मिल गया है और उसे सेंटर 1 के पास आकर मिलने को बोल। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा इंस्पेक्टर राठौर ने कहा था। थोड़ी देर बाद बिल्लू वहां पहुंच गया। वो सुंदर के पास गया। तू पागल हो गया है क्या सुंदर? यहां क्यों बुलाया है मुझे? और डायमंड कहां है? तभी छुप कर बैठे कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर सामने आए और बिल्लू को पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है बिल्लू साहब? अभी तो आपकी ससुराल में खातिरदारी बाकी है। अब चलें। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर ने संजय को थाने में बुलाया। आइए आइए संजय साहब, कैसे हैं आप? हाल चाल ठीक तो है ना? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? नरेंद्र के खूनी के बारे में कुछ पता चला क्या? सब पता चल जाएगा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए। संजय ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि सामने नरेंद्र खड़ा था और वो भी जिंदा। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपको इस बात का पता कैसे चला कि नरेंद्र जिंदा है? इंस्पेक्टर राठौर ने बताया कि जब वो छानबीन करने के लिए रेस्टोरेंट गए थे, तब एक आदमी उनसे टकराया था। वो सुंदर ही था। उसके हाथ में एक कीमती ब्रेसलेट था। ये वही ब्रेसलेट था जो उस दिन उन्होंने नरेंद्र के घर उसकी तस्वीर में देखा था, लेकिन वो श्योर नहीं थे। लेकिन उसके अगले दिन जब वो चाय पीने के लिए दुकान पर गए, तब ये सुंदर चुपके से उन पर नजर रख रहा था। उनका शक तब यकीन में बदल गया। इसलिए उन्होंने कीमती सामान नरेंद्र के घर होने की बात की ताकि ये वहां जाए और वो उसे पकड़ ले। और हुआ भी वैसा ही। ये वहां आया और पकड़ा गया। वाह सर, क्या बात है। लेकिन सर, एक बात समझ नहीं आई। नरेंद्र की डेथ हो गई थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई थी।
हम खुद इस केस को हैंडल कर रहे थे, तो नरेंद्र जिंदा कैसे है? और अगर नरेंद्र जिंदा है तो वो लाश किसकी थी सर? कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया है कामिनी। जब मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर संजय के घर गया, क्योंकि पोस्टमार्टम में नरेंद्र की बॉडी में शराब पाई गई है और संजय ने मुझे बताया था कि नरेंद्र शराब नहीं पीता था। कल इन दोनों को पकड़ने के बाद जब मैंने इस ब्रेसलेट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह ब्रेसलेट नरेंद्र का नहीं बल्कि वीरेंद्र का है। ये वीरेंद्र कौन है सर? नरेंद्र और वीरेंद्र सगे भाई हैं। नरेंद्र और वीरेंद्र वीर प्रताप के बेटे हैं। वीर प्रताप ने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद बराबर बांट कर दी थी और दोनों को एक जैसा ब्रेसलेट भी दिया था, लेकिन जो डायमंड बहुत ज्यादा कीमती था वो वाला ब्रेसलेट नरेंद्र को दिया था, क्योंकि वीरेंद्र को शराब पीने की आदत थी और इस बात से उसके पिता नाराज थे। अपने पिता की मौत के बाद वीरेंद्र हमेशा नरेंद्र को डायमंड को लेकर धमकाता। उस रात जब नरेंद्र ने संजय को कॉल किया तब नरेंद्र डायमंड की जिम्मेदारी संजय को देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वीरेंद्र इन दो गुंडों के साथ नरेंद्र के घर गया। नरेंद्र और वीरेंद्र के बीच वहां हाथापाई हुई। बिल्लू ने नरेंद्र के सिर पर वार करना चाहा, लेकिन गलती से वीरेंद्र को चोट आई। सर से ज्यादा खून बहने के कारण वीरेंद्र की मौत हो गई। नरेंद्र को किडनैप करके रखा। जब वीरेंद्र की मौत हो गई तो बिल्लू ने उसके हाथ से ब्रेसलेट चुरा लिया और यहीं उसने गलती कर दी। वाह सर, क्या बात है! आपने तो घास में सुई ढूंढने के बराबर अपने खूनी को पकड़ा है। आपका जवाब नहीं सर, कमाल कर दिया। अपना तो बस ऐसा ही है। आसपास के पड़ोसी एक घर के बाहर जमा हुए थे। वो घर अंदर से बंद था और घर के बाहर से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। उसमें से एक पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया। सर, मेरा नाम चंदन है, मैं इंदिरा चौक गली से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक घर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हम में से कोई अंदर नहीं गया है, आप प्लीज एक बार आकर चेक कर लीजिए ना। ओके, हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर, कामिनी और लालू पटेल वहां पहुंचे। लालू पटेल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। इंस्पेक्टर राठौर ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर जाते ही उन्होंने घर की सारी चीजों को बिखरा हुआ पाया। कुछ चीजें तो टूटी हुई थीं। लालू पटेल जी, घर की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लीजिए, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर जी। लालू पटेल ने सब कुछ रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। तभी वहां पंकज का फ्रेंड विजय और उसकी वाइफ आरती भी आ गई। आरती पंकज की मुंह बोली बहन थी। पुलिस को अपने भाई के घर में देख आरती बौखला गई। वो सबसे चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी कि पंकज और स्मिता कहाँ हैं? कोई कुछ बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? और मेरा भाई और भाभी कहाँ हैं? पुलिस ने वहां देखा कि घर में एक बंद कमरा भी था जो अंदर से बंद था। पुलिस ने वो दरवाजा तोड़ा और अंदर गए। आरती भी अंदर जाने की जिद करने लगी, लेकिन विजय ने उसे रोक लिया। अंदर पंकज कुर्सी पर बैठा था और बेड पर स्मिता की लाश पड़ी थी। पुलिस ने पंकज को पकड़ा और जेल ले जाने लगी। जेल में जाने के बाद पंकज एक ही बात बार बार बोलता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा। मैंने नहीं मारा अपनी स्मिता को, मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। मेरी स्मिता मरी नहीं है, वो जिंदा है, मेरे पास है। पंकज के दिमाग की हालत बहुत बिगड़ती जा रही थी। केस की छानबीन चल रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज के ऑफिस के लोगों से बात करनी शुरू की। पुलिस वालों ने वहां के सारे स्टाफ, पंकज के कॉलीग्स और मैनेजर के साथ बातचीत की। सभी ने यही कहा कि पंकज एक मेहनती आदमी था और वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था। पंकज के एक दोस्त ने बताया कि पंकज की अपने मैनेजर से लड़ाई हुई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रेजेंटेशन को अपना बताकर उसे डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट करने की? यू ब्लडी चीट लायर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम प्रेजेंटेशन के लिए टाइम पर नहीं पहुंचे। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई थी।
पंकज ने मैनेजर को धमकी भी दी थी कि वो कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड में उसकी शिकायत कर देगा। अगर पंकज डायरेक्टर बोर्ड में शिकायत करता तो मैनेजर का पूरा फ्यूचर फिनिश हो जाता, उसकी जॉब भी चली जाती। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर के कैबिन में गए। क्या हुआ सर, आप यहाँ? हमारी तो बातचीत बाहर हुई थी ना। वो क्या है ना मैनेजर साहब, हम पुलिस वाले हैं, बाहर के साथ साथ अंदर का भी पता लगा लेते हैं। पसीना पोंछ लीजिए, अभी तो हमने सवाल करना शुरू भी नहीं किया। मैनेजर का पसीना छूटने लगा। सुना है कि आपके और पंकज के बीच झगड़ा हुआ था और पंकज ने आपको इनडायरेक्टली आपका करियर खत्म करने की धमकी भी दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जॉब और करियर बचाने के चक्कर में आपने ही पंकज की फैमिली को? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मैनेजर ने बताया कि उसकी और पंकज की लड़ाई हुई थी प्रेजेंटेशन को लेकर और गुस्से में दोनों ने एक दूसरे को बहुत कुछ बोल भी दिया था, लेकिन झगड़ा इतना भी बड़ा नहीं हुआ था कि वो पंकज की फैमिली को हर्ट करे या उसकी बीवी की जान ले ले। सर, मेरी भी बीवी है, बच्चे हैं। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरी फैमिली का क्या होगा सर? मैंने पंकज की वाइफ को सच में नहीं मारा है सर। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी मैनेजर की बात पर भरोसा करते हुए वहां से निकल गए। सर, इतनी छानबीन के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। कहीं हम इस केस में रास्ता तो नहीं भटक गए हैं? अगर रास्ता भटक गए हैं तो फिर से वहीं से शुरू करना होगा जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। कामिनी समझ गई कि उसे क्या करना है। वो हवलदार लालू पटेल के साथ पंकज के घर गई। पंकज का घर रेस्ट्रिक्टेड था। कामिनी ने वहां छानबीन की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। ना ही दरवाजा तोड़ने की कोई निशानी थी और ना ही चोरी की कोई निशानी। मैडम जी, हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। खूनी बहुत चालाक निकला, कोनो सबूत ही ना छोड़ा पीछे। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा जो हमारी नजर से छूट रहा है। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन लौट आए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने पंकज से फिर से पूछताछ की, उसे टॉर्चर भी किया, लेकिन पंकज आखिर तक यही कहता रहा कि उसने स्मिता को नहीं मारा है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि पंकज ने स्मिता के साथ मनाली जाने का प्लान किया था। स्मिता के मर्डर के 2 हफ्ते बाद ही उनकी एनिवर्सरी थी और पंकज ने स्मिता को सरप्राइज देने के लिए ये प्लान बनाया था। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि अगर पंकज को स्मिता को मारना ही था तो उसने मनाली की 2 टिकटें क्यों बुक कराई थी। इस बात ने केस को एक अलग ही मोड़ दे दिया। सर, ये पंकज तो बहुत चालाक निकला। किसी को उस पर शक ना हो इसीलिए उसने पहले से ही स्मिता की मनाली की टिकट बुक कराई थी। कामिनी, हालात चाहे जो भी हो, हमें असली कातिल को पकड़ना है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने पंकज के पड़ोसियों से बात की। सबने कहा कि स्मिता और पंकज दोनों ही अच्छे पति पत्नी थे। आस पड़ोस के लोगों से भी उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाली शर्मिला नाम की औरत के साथ कुछ हफ्ते पहले स्मिता का झगड़ा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी शर्मिला के घर गए। शर्मिला घर में अकेली रहती थी, उसका डिवोर्स हो चुका था। पूछताछ के बाद शर्मिला ने बताया कि उसकी और स्मिता की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन शर्मिला उससे जलती थी कि पंकज उससे कितना प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे और शर्मिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। इसीलिए वो स्मिता से जलती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे चिढ़ती थी, लेकिन वो इतनी भी नहीं जलती थी कि वो स्मिता का खून कर दे। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां से निकल आए। सर, मुझे तो शर्मिला की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि शर्मिला ने ही स्मिता का खून किया होगा। इंसान के अंदर की जलन उससे कुछ भी करवा सकती है। बात तो सही है कामिनी, लेकिन आज एक बात कंफर्म हो गई। वो क्या सर? इंस्पेक्टर राठौर ने कोई जवाब नहीं दिया और पुलिस स्टेशन जाकर पंकज को जेल से बाहर निकाला, क्योंकि इतनी छानबीन करने के बाद भी पंकज के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला था। बाद में इंस्पेक्टर राठौर ने वो रिकॉर्डिंग मंगवाई जो मर्डर की शुरुआत में लालू पटेल ने रिकॉर्ड की थी। वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सब कुछ साफ हो गया। पुलिस विजय के घर पर गई और उसे पकड़ा।
इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें वो आरती को अंदर जाने से रोक रहा था। तब अंदर मत जाओ, तुम देख नहीं पाओगी स्मिता को ऐसे। मत जाओ अंदर, तुम नहीं देख पाओगी। इंस्पेक्टर राठौर ने पूछा कि जब हमने कमरे में किसी को जाने ही नहीं दिया था तो तुम्हें कैसे पता कि अंदर कुछ ऐसा है स्मिता के ही बारे में जो आरती देख नहीं पाएगी? बताओ सच क्या है, क्यों मारा तुमने स्मिता को? बताओ, नहीं तो हमें अपने तरीके से सच उगलवाना आता है। पुलिस के दबाव के बाद विजय ने बताया कि पंकज और वो अच्छे दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की, साथ में कंपनी ज्वाइन की, लेकिन पंकज का 2 बार प्रमोशन हुआ और बाद में जब विजय स्मिता को प्रपोज करने वाला था तो उससे पहले पंकज ने स्मिता को प्रपोज किया था और स्मिता ने हाँ कह दी थी। बस तभी विजय ने ठान लिया था कि वो पंकज से उसकी सारी खुशियां छीन लेगा। मर्डर वाले दिन जब पंकज आरती से बात कर रहा था तब उसे पता चला कि स्मिता आज घर में अकेली है। इस मौके का फायदा उठाकर वो पंकज के घर गया। अरे विजय, आप? अरे मैं पंकज से मिलने आया था। लेकिन पंकज आज बाहर गए हैं, उन्हें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। आप अंदर आइए ना। विजय अंदर गया और उसने पीछे से स्मिता के सर पर जोर से डंडे से वार किया। अंदरूनी चोट की वजह से स्मिता की मौत हो गई। फिर उसने स्मिता की लाश को उठाया और अंदर कमरे में बेड पर रख दिया। फिर उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद किया और चुपके से वहां से निकल गया। शाम को जब पंकज घर लौटा तो उसने दरवाजा खोला और अंदर सारी चीजों को बिखरा पाया। अपनी जलन की वजह से तुमने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसकी सजा जिंदगी भर भुगतो। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने विजय को जेल में बंद कर दिया। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो बस ऐसा ही है कामिनी।